नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जो अपन पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है वो क्लास है अपनी, जो है वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में है। उत्सर्जन तंत्र यानी अपशिष्ट पदार्थ जो अपने लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से किस प्रकार अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है वो अपन आज लेके आए हैं। जो टॉपिक में अपने को जो प्रीवियस क्लास जो थी उसके अंदर अपन ने बता दिए थे। ठीक है, जो थ्योरी वाली क्लास जो चली थी उसमें उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, अपने अंदर जो होता है वो मेन जो कार्य करता है वो करता है वक्र। ठीक है, जिसको बोला जाता है किडनी। और किडनी क्या करती है, नाइट्रोजिनस जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करने में मदद करती है। ठीक है, नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थ में अपन मनुष्य जो होते हैं या स्तनधारी जो होते हैं वो जो है वो यूरिया के रूप में क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और भी जो है जैसे अमोनिया के रूप में भी बाहर निकालते हैं कुछ चीज। ठीक है, उसके बाद में जो है यूरिक एसिड के रूप में भी बाहर निकालते हैं कुछ चीज। ठीक है, तो वो जो है उनके अलग अलग क्या दे रखे हैं, उत्सर्जी अंग दे रखे होते हैं। और जो अपन जो है वो यूरिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो है वक्र में होकर जाने वाली रक्त वाहिनी के पथ को बताइए। ठीक है, तो वक्र में देखो क्या होती है, सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है वो है ये होता है बोमन कैप्सूल। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्या होता है बोमन कैप्सूल। ठीक है, अब अपने को रक्त वाहिनी जो देखो, एक तो आती है यहाँ से, फिर आता है ये, और फिर यहां से जाती है। ठीक है, यहां से जो आती है वो यकृत से आती है, और यकृत से कौन लेके आती है, इसको धमनी लेके आती है। कौन लेके आती है, धमनी लेके आती है सबसे पहले। ठीक है, और यहां आते ही इसका नाम जो होता है तो वो होता है, इसको यकृत वाली जो आती है इसको बोला जाएगा, या जब आ जाती है तो उसको बोला जाता है वक्र धमनी। क्या बोला जाता है, वक्र धमनी बोला जाता है। वक्र धमनी बोला जाता है। फिर ये वक्र धमनी धमनी जो होती है किससे कनेक्ट हो जाती है, इस वाली से, जो नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, वक्राणु है, ये नेफ्रॉन है। जो वक्र की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, यानी मूत्र का निर्माण जो होता है वो यहाँ पे होता है। मूत्र का निर्माण जो होता है वो यहाँ पे होता है। यहां से आने के बाद में ये आती है अभिवाही धमनी में। ठीक है, और जाती है वो किसमें, अपवाही धमनी में। अपवाही धमनी में। ठीक है, अपवाही धमनी जो होगी वो आगे चल के जुड़ती है सीरा में। ठीक है, वक्र सीरा जिसे अपन बोल सकते हैं, वक्र सीरा के अंदर जुड़ जाती है। बीच में जो होता है इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कोशिका गुच्छक। कोशिका गुच्छक। ठीक है, तो अब आप लगा सकते हो सबसे पहले जो रहेगी वो कहां पे रहेगी, वक्र धमनी। तो वक्र धमनी जो है वो कहां पे, ये रही, तो 3 नंबर पहले, तो ये पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में आती है अभिवाही धमनी। कौन सी आती है, अभिवाही धमनी, यानी कौन सा हो गया, 5 नंबर वाला, ये दूसरे नंबर वाला। फिर आएगा जो है ग्लोमेरुलस यानी कोशिकीय गुच्छक, ये आ गया 3 नंबर पे। ठीक है, और फिर जो है वो जाएगी कोशिकीय गुच्छक से अफवाही। अफवाही में ये आ गया 4 नंबर। ठीक है, और फिर लास्ट में कौन बचा है, ये सीरा, ये आता है 5 नंबर। तो अब देखो पहला जो है 1 नंबर वाला कौन सा, 3 नंबर वाला 1 नंबर पे, यानी 3 नंबर पहले इसमें जाएगी। फिर 2 नंबर पे कौन आ रहा है, 5 नंबर वाला, तो ये 5 नंबर वाला। फिर आ रहा है 3 नंबर में कौन सा, 2 नंबर वाला। तीसरे पे कौन सा, 2 नंबर वाला। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे कौन जा रहा है, 4 नंबर पे कौन सा है, 4 नंबर पे 4 नंबर वाला ही है।
ठीक है, और ये एक वाला जो है वो लास्ट वाला 5वें नंबर, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3 5, ठीक है, 2 1 2 4 1, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। यानी इस तरह से ये गति जाएगी, ब्लड लेके सबसे पहले ब्लड इसमें जाएगा, यहाँ से अभिवाही में जाएगा, फिर ग्लोमेरुलस में जाएगा, अपवाही में जाएगा और वक्र सीरा में जाएगा, ठीक है। ये इसके जो होता है इसका नाम होता है पीसीटी, इसका होता है डीसीटी, ठीक है। इसको बोलते हैं समीपस्थ कोवैलेंट ट्यूब या समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं बोला जाता है। कुंडलित नलिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फोल्डेबल होती है। कैसी होती है? फोल्डेबल होती है, ठीक है। अपने तो डायग्राम में बनाने के लिए अपन ने इसको थोड़ा सा कम फोल्ड किया है, लेकिन वास्तव में ये कैसी होती है? फोल्डेबल होती है। इसलिए इसको सी का मतलब होता है कॉन्वेल्यूट ट्यूब्स होता है। कॉन्वेल्यूट का मतलब होता है कुंडलित, ठीक है, कॉन्वेल्यूट का मतलब। और पी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में। किसके पास में? ये बोमन कैप्सूल होता है, इसको बोमन संपुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोमन संपुट। बोमन संपुट के जो पास में होगा उसको बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। फिर ये समीपस्थ कुंडलित नलिका यू आकार की हो जाती है, इसको बोला जाता है हैनल लूप। क्या बोला जाता है? हैनल लूप बोला जाता है। ये बना जाए हैनल लूप। यहां से जाता है फिर ऊपर चला जाता है, ऊपर आने में ये किसमें आ जाता है? इसको बोला जाता है दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या? संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका बोला जाता है। तो ये जो है वो यहां से होता हुआ इसमें से जाएगा, छन के आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा लिक्विड, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये घूमेगा और यहां से क्या होगा? इसका पुनः अवशोषण होगा, जिससे बनेगा मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। निम्न में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़े, दूसरा है त्वचा, वक्र और उपयुक्त सभी। देखो फेफड़े, तो फेफड़े भी तो CO2 बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है। त्वचा से पसीना निकलता है, उससे कई सारे आयंस बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है। वक्र किडनी जो है वो भी यूरिया को बाहर निकालती है, ठीक है, यानी यूरिन के रूप में, तो ये भी उत्सर्जी है। यानी चारों जो है वो क्या है? उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। ये CO2 को बाहर निकालती है, ये कुछ आयंस, ठीक है, लवण, इनको बाहर निकालती है। वक्र जो है वो यूरिया को बाहर निकालने में मदद करती है, यूरिया को, यूरिक अम्ल को, ठीक है, साथ साथ में क्रिएटिन को, क्रिएटिन, क्रिएटिन जो है वो भी बाहर निकालने में, क्रिएटिन बॉडी होती है जो मसल्स निर्माण होता है उस समय बनती है और ये हार्मफुल होती है, ठीक है। क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाए तो किडनी जो होती है वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। वक्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है मूत्र नलिका, ठीक है, मूत्र नलिका नहीं है, मूत्राशय, वक्र नलिका या मूत्र जनन नलिका। तो मूत्र जनन नलिका ये तो जनन से संबंधित है, मूत्र को लेके जाने वाली वो जहां मूत्र इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है। तो कौन सी सही है? वक्र नलिका, ठीक है, जिसको बोला जाता है क्या? नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको? नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं ये वाले। तो वक्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन है। वक्राणु भी आता है तो वो भी सही है, वक्राणु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का, गुर्दा, गुर्दा को बोला गया किडनी, किडनी, वक्र, गुर्दा एक ही है, ठीक है। रक्तचाप का नियमन करना बिल्कुल करता है, क्योंकि ये क्या करता है? वापस जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, यानी पुनः अवशोषण का काम करता है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे जब मूत्र आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनः अवशोषण हो जाएगा। यहाँ पे जो जो लिक्विड है वापस शरीर के अंदर, पानी जो होगा ज्यादा आ गया इसके अंदर चल के, तो वो वापस जा सकता है, ठीक है। तो पुनः अवशोषण से ये रक्तचाप का मेंटेन करेंगे, यानी ब्लड के आयतन को ये क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है। तो ब्लड के आयतन को भी करेगा। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का स्त्राव करता है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि करता है कि नहीं करता। मूत्र को बाहर निकालने में मदद बिल्कुल करता है, ठीक है। शरीर में तरल पदार्थों में अम्लीयता को निर्माण, तो क्यों आयंस को भी बाहर निकालता है। ये कुछ आयंस जैसे
सोडियम से, ठीक है, इनको भी ये क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये करता है, 4 नंबर वाला भी करता है, 3 नंबर वाला भी, 1 नंबर वाला करता है। तो कौन सा नहीं करता है, वो होता है ये एंटीबायोटिक्स नहीं बनाता, स्त्राव नहीं करता। जो एंटीबायोटिक बनाने का काम कौन करता है, WBC करती है, या लिम्फ जो होते हैं वो करते हैं। मानव के गुर्दे में किसके प्रदूषक से रोग होता है, कैडमियम से, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। तो इसका सही आंसर है कैडमियम। और इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं इटाई इटाई रोग बोलते हैं, इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम से, ठीक है, इटाई इटाई रोग। अपोहन, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो अपोहन जो है वो फेफड़े, हृदय, यकृत या गुर्दे। तो देखो अपोहन का मतलब होता है, आपने नाम सुना होगा डायलाइसिस, जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डायलाइसिस। डायलाइसिस या अपोहन की क्रिया कब होती है, जब किडनी कार्य नहीं करती है, यानी जब गुर्दे कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, या वक्र क्रिया जो कार्य नहीं करते हैं, वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं, तो ये कार्य करना पड़ता है। ये जो अपोहन की क्रिया होता है, ये कृत्रिम, कृत्रिम क्या होती है, किडनी या वक्र होता है, वक्र का कार्य करता है, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोला जाता है, ठीक है। यानी किडनी का कार्य बार मशीन के द्वारा होता है, जिसमें खून को पूरा मशीन के अंदर डाला जाता है, तो वहां से वो डायलिसिस होता हुआ, यानी उसमें जो है वो परासरण होता हुआ जो है वो अपने शरीर में वापस आता है, ठीक है, और ये चलता रहेगा, ठीक है। और ये कम से कम प्रोसेस जो होता है वो 4 से 5 घंटे के दरमियान लगता है इसके अंदर, ठीक है। और ये डायलिसिस के द्वारा पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में से जो भी अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सारे चले जाते हैं किसके अंदर, उस डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ये कब किया जाता है, जब किडनी फेलियर हो जाती है, यानी किडनी जब कार्य करना बंद कर देती है, तब इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा एक और जो है वो इसका सॉल्यूशन भी है, अगर सपोज मान लो कोई डोनर मिल जाता है, ठीक है, तो वो एक किडनी से उसमें जीवन चल सकता है, ठीक है। अपने पास में 2 किडनियां होती है और 2 में से अगर एक खराब हो जाए तो एक किडनी पे व्यक्ति जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो एक किडनी पे व्यक्ति क्या हो सकता है, जिंदा रह सकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन उसमें भी कई सारे क्या होती है, शर्तें होती है, ठीक है। यानी जो है उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, नहीं तो किडनी अगर ट्रांसप्लांट कर दे तो अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो तो किडनी क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी जिसके अंदर डाल रहे हैं किडनी, उसकी बॉडी जो होगी वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। जो आपने लास्ट जो प्रीवियस जो अपने एमसीक्यू वाली क्लास में रोगम के बारे में बताया था मैंने, कि रोगम जो होता है वो क्या करता है कि वो एंटीबायोटिक बॉडीज को क्या करता है, ठीक है, एंटीबॉडीज का कार्य करता है, यानी एंटीबॉडीज को बनने से वो रोकता है। नेक्स्ट है, वक्र नलिका का अंतिम भाग में जल का पुनः अवशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है। देखो हार्मोन्स के नियमन से होता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, एक तो है ऑक्सीटोसिन, तो ये तो उसमें काम आता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में। एंजियोटोसिन, रेनिन से वेसोप्रेसिन है। तो वेसोप्रेसिन जो होता है वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो क्या है, वेसोप्रेसिन। और वेसोप्रेसिन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, एडीएस बोला जाता है, जिसको बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है, ये जो जल अवशोषण को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। जल अवशोषण जैसे सपोज मान लो अभी अपन ने बताया था कि इस तरह से ये हेलन लूप होता है, ठीक है, यहां से ये जाएगा, ये पाइप है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही बनाया। अब यहाँ पे जल अगर आ गया, जल इसके अंदर आ गया, तो जल ज्यादा आने पे क्या हो जाता है, ये वापस ब्लड में चला जाता है, किसमें चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और जल को वापस, यानी ब्लड कहाँ पे है, अपने शरीर में,
तो वापस जल इस में से कहां पे चला गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है। यानी और ये जो जो कार्य करता है ये कौन सा करता है, एडीएस या वैसोप्रेसिन हार्मोन करता है, ठीक है। अगर सपोज मान लो शरीर के अंदर एडीएस की कमी हो जाए, यानी एडीएस जो है वो कम हो जाए, तो सीधी सी बात है ये जल ब्लड में नहीं जा पाएगा, ये होगा, ठीक है। जब ये जल नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और ये जो है वो आगे चल के जो बनता है क्या, अपना मूत्र, और ये मूत्र जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा कहां पे, मूत्राशय में। अब मूत्राशय सीधी सी बात है एक थैली है, अब वो धीरे जितना जल ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है वो थैली जो होगी वो जल्दी से भरेगी, और जल्दी से भरेगी तो व्यक्ति को क्या आएगा, बार बार टॉयलेट आएगा, क्या आएगा, बार बार क्या आएगा, मूत्र त्याग में करना पड़ेगा, बार बार मूत्र त्याग में। और इस बीमारी को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडिंग बोला जाता है, इससे बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडिंग, इंसिपिडस। ध्यान रखना डायबिटीज ये भी है और डायबिटीज वो भी थी इंसुलिन वाली, तो इंसुलिन वाली और इसमें फर्क क्या है कि इसमें तो टॉयलेट आता है बाहर, और उसमें टॉयलेट के साथ में शुगर भी बाहर आती है, क्या आती है, जो बार बार टॉयलेट नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। जो इंसुलिन वाले में इसमें बार बार टॉयलेट आता है, और क्यों आता है उसका रीजन आप समझ गए, ठीक है, कि जल का जो है वो पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है, और नहीं होने के कारण जो होगा वो कब जो होगा वो मूत्राशय में जल्दी से भर जाएगा, और जल्दी से भरेगा तो बार बार क्या आएगा, उसको टॉयलेट आएगा। इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडिंग बोलते हैं, और उसको बोला जाता है डायबिटीज मिलेटस, क्या बोला जाता है, डायबिटीज मिलेटस बोला जाएगा। तो ये दोनों में फर्क होता है, और ये कब होता है, जब वैसोप्रीन या एडिन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अगर कमी हो जाए तो ये वाली बात होगी, और नॉर्मल है तो भी वो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया उत्सर्जित किया जाता है, देखो ध्यान रखना यूरिया पूछा है, ठीक है। तो यूरिया जो होता है वो कम से कम 10 से 15 मिलीग्राम, 150 से 200 मिलीग्राम, 2 से 2.5 ग्राम, ठीक है, या 25 से 30 ग्राम। तो इसका सही आंसर जो है वो 25 से 30 ग्राम या 30 से 40 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो इतना उत्सर्जित किया जाता है। मानव के उत्सर्जन अंग में शामिल नहीं है, उत्सर्जन अंग में देखो वक्र युग्म यानी किडनी दो होती है, मूत्रवाहिनी भी दो होती है, मूत्राशय भी दो होते हैं। ये एड्रिनलिन ग्रंथि होती है, ठीक है। ये मूत्राशय है, ठीक है, ये मूत्रवाहिनी है, ये और ये दोनों है, ठीक है, और ये वक्र है, किडनी है, ठीक है, दाया और बाया। तो वक्र युग्म है, सही है, सॉरी वक्र युग्म सही है, मूत्रवाहिनी भी दो है और मूत्राशय भी है, तो कौन सा नहीं है, नेत्र युग्म, तो नेत्र युग्म नहीं है। उत्सर्जित पदार्थों के आधार पर मानव प्रजाति किस में आती है, देखो यूरिक अम्ल व यूरिया दोनों उत्सर्जन करती है, नहीं यूरिक अम्ल उत्सर्जन करती है, यूरिया उत्सर्जन करती है, या अमोनिया उत्सर्जन करती है। तो मानव और स्तनधारी जो होते हैं वो किसको उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का, ठीक है। और यूरिक अम्ल का जो करते हैं वो कौन होते हैं, पक्षी होते हैं और सरीसृप होते हैं, सरीसृप होते हैं, ठीक है। अमोनिया का जो होते हैं वो जलीय जीव, जलीय जीव जो होते हैं, जैसे आपका देखोगे जो मछलियां होती है बहुत सारी, तो वो जो होती है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है। तो अपन कौन से में आते हैं, यूरियोटैलिक में आते हैं, किसमें आते हैं, यूरियोटैलिक में, ठीक है, इसको बोला जाता है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। मूत्र का रंग किसकी मौजूदगी में के कारण है, यानी किसके कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है,
तो पित्त के कारण, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण या यूरिक्रॉम के कारण? तो किसके कारण होता है? यूरिक्रॉम के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, ये पिगमेंट होता है। ये क्या है? पिगमेंट है, यानी वर्णक है। ठीक है, और वर्णक के साथ साथ में ये भी होता है। उसके बाद में जल भी होता है, कुछ ज्यादा मात्रा में यूरिया होता है, कुछ मात्रा में यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, और क्रिएटिन भी होता है, क्रिएटिन। हेनल लूप पाया जाता है। हेनल लूप देखो अभी बताया था, ये रहा। हेनल लूप किसमें पाया जाता है? वक्र में। वक्र में भी कहां पे? नेफ्रॉन में। किसमें पाया जाता है? नेफ्रॉन में पाया जाता है। ठीक है, तो हेनल लूप जो है वो कहां पाया जाता है? तो हेनल लूप वक्र में, आमाशय में, अग्नाशय में, वर्षण में। तो सीधी सी बात है, किसमें पाया जाता है? वक्र के अंदर पाया जाता है। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? नेफ्रॉन का संबंध यकृत, वक्र, हृदय या किससे है? तो नेफ्रॉन किससे संबंध है? वक्र से संबंधित होता है। निम्न में से न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। देखो, वो नेफ्रॉन है, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन का मतलब क्या है? तंत्रिका वाला, तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका में कौन सा भाग नहीं होता? तो बोमन कैप्सूल तंत्रिका का एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स भी होते हैं, सेल बॉडी भी होते हैं, एक दो तीनों होते हैं। कौन सा नहीं होता? क्योंकि ये किसका पार्ट होता है? ये वक्र का पार्ट है। और वक्र में भी ये किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है। इसका पार्ट है नेफ्रॉन का। ठीक है, तो बोमन कैप्सूल जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट होता है। ठीक है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और ये सब किसके पार्ट होते हैं? ये न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। न्यूरॉन अलग है, न्यूरॉन तंत्रिका में है। ठीक है, और नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होती है? इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, किसकी? किडनी की। शरीर में अम्लसार का संतुलन कौन करता है? वक्र द्वारा, गुर्दे द्वारा, पाचन ग्रंथियों द्वारा या तिल्ली द्वारा? तो कौन करता है? गुर्दे द्वारा। किसके द्वारा होता है? गुर्दे, गुर्दे द्वारा या वक्र द्वारा। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को पाचन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं या परिसंचरण कहते हैं? पाचन, डाइजेशन कहते हैं या रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, या एस्क्रेशन कहते हैं या सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य स्तनधारी होते हैं, अभी बताया था। कौन सा बताया था? अमोनोटैनिक, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरियोटैनिक, यूरियोटैनिक जो होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और ये एमिनोटैलिक, एमिनो एसिड का वो करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य क्या करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? अच्छा देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है किडनी, तो सीधा अपने कौन सा आंसर होगा? सही होगा किडनी। ये आप करना मत। ठीक है, कि पहला ऑप्शन जो है किडनी के अंदर, ध्यान रखना, यूरिया का निर्माण नहीं होता है। ये इंपोर्टेंट है और ये कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसका मेन जो आंसर जो है वो क्या है? तो सुनना, देखो, अपने नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है, और ये निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है? ये उपापचय के प्रक्रिया के दौरान होता है। उपापचय, उपापचय प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? ये अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। ये कैसा है? विषैला पदार्थ। तो ये तुरंत जो है वो चेंज हो जाता है यूरिया में।
यूरिया। और ये जो क्रिया होती है वो होती है कहाँ पे, यकृत में। कहाँ पे होती है, यकृत। यानी अमोनिया जो बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। किसमें बदल जाता है, यूरिया के अंदर। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, फिर यहां से यूरिया जाता है कहां पे, वक्र में। यहां से जाता है कहां पे, वक्र में, किडनी में जाता है। और वहां पे इसी यूरिया से मिलके क्या बनता है, मूत्र बनता है या यूरिन बनता है। तो देखो ध्यान रखना, यूरिन जो बनता है वो वक्र में बनता है, लेकिन यूरिया जो बनता है वो यकृत में बनता है। कहां पे बनता है, तो इसका सही आंसर क्या है, यकृत। और ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, ध्यान रखना। अपन सीधे ही क्या कर लेंगे, और पहला ऑप्शन किडनी ही दे रखा होगा, तो सीधा राइट टिक करेंगे अपन किडनी पे। ठीक है, तो ध्यान रखना किडनी पे नहीं बनता है, किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। और जो यूरिया का निर्माण होता है वो क्या होता है, यकृत के अंदर, लीवर के अंदर होता है। प्रत्येक वक्र का वजन जो होता है वो कितना होता है, 250 ग्राम, 1200 ग्राम, 140 ग्राम या 1000 ग्राम। ठीक है, तो कितना होता है, 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम के बीच में। प्रोनेफ्रिक वक्र क्या होता है, देखो प्रोनेफ्रिक का मतलब होता है कि जैसे जैसे अपने एम्ब्रियोनिक एज होती है मनुष्य के अंदर भी, तो पहले जो उत्सर्गी अंग बनता है वो पूरा डेवलप नहीं होता, केवल ट्यूब्स होती है, तो उसको बोला जाता है प्रोनेफ्रिक। धीरे धीरे बोलना। फिर दूसरा, उसके डेवलपमेंट होके वो चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक। फिर और जब होता है तो उसको बोलते हैं मेटानेफ्रिक बोलते हैं। तो अपने अंदर जो होता है वो मेटानेफ्रिक का होता है। ठीक है, तो प्रोनेफ्रिक किस में होता है, तो प्रोनेफ्रिक जो होता है मेंढक के टेडपोल में, पक्षी में, मेंढक में या सर्प में। तो मेंढक का टेडपोल, टेडपोल क्या है, मेंढक की लार्वा अवस्था है। लार्वा का मतलब क्या होता है, कि जैसे आपने देखा होगा कि घरों के में अपने यहाँ मधुमक्खी जो होती है, या ततैया जिसको बोलते हैं अपन, वो जो क्या कर लेता है, वो घर बनाता है, मिट्टी का घर बनाता है ऊपर। ठीक है, फिर उस मिट्टी को, घर को अगर तोड़ते हैं तो उसमें से जो कीड़ा बाहर निकलता है, जिसको लट, ठीक है, वो बाहर निकलती है उसमें से। अपन ये सोचते हैं, कईयों को ये सोचते होंगे कि भाई ये लट जो है या कीड़ा जो है वो क्या है, वो कहीं ये जो ततैया जो है वो कहीं से उसको पकड़ के इसके अंदर डाला है और ये उसका खाना है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो जो कीड़ा जो है, वो इस तरह का जो कीड़ा होगा, इस तरह से वो कीड़ा होता है। ठीक है, वो जो कीड़ा जो है, वो कीड़ा जो है वो क्या है, उसकी लार्वा अवस्था है। क्या है, लार्वा अवस्था। यानी अंडा तो टूट गया, अंडे में से वयस्क नहीं निकला, वयस्क उसमें से नहीं निकला, और क्या निकला, उसके बीच की अवस्था होती है। और बीच की अवस्था में ना वो अंडा होता है ना वयस्क होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या, लार्वा। क्या बोला जाता है इसको, लार्वा अवस्था बोला जाता है। तो यह लार्वा के अंदर कौन सा होता है, प्रोनेफ्रिक, मतलब पहले, और शुरुआत में वो अधूरा बनता है, वो प्रोनेफ्रिक होता है। फिर मीजोनेफ्रिक स्तनधारियों में, मेटानेफ्रिक होता है पक्षियों में, मेंढक में, मछलियों में। तो ये भी देखो, प्रोनेफ्रिक टेडपोल में, ठीक है, और मीजो मतलब बीच वाला, तो वो होता है मेंढक में। और मेटानेफ्रिक सरीसृप, स्तनधारी पक्षी और सभी में। तो किसमें होता है, सभी में होता है। ये कैसा होगा, सभी के अंदर होता है। डायलिसिस का संबंध किससे, अभी बताया था, डायलिसिस का संबंध किससे, वक्र से। किससे है, वक्र से। सामान्य मनुष्य प्रतिदिन कितना यूरिया तकता है, वापस आ गया, लेकिन वापस में यहाँ पे मैंने ये जो है वो कितना होगा, चेंज। यानी 30 से 25 से 30 था, तो 30 से 40। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग जो होता है वो ही हो रहता है। मनुष्य का पीएच जो है वो कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 3
4.5 या 6.5, तो लगभग 6.5, यानी मनुष्य का पीएच जो होता है वो कैसा होता है, मूत्र जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। मूत्र में उत्सर्जी अंग, ठीक है, ऑल, किडनी भी है, लीवर भी है, लंग्स भी है, ठीक है, ये सारे जो ऊपर आ गया था। एमिनोटेलिक प्राणी कौन से हैं? अमोनोटेलिक का मतलब होता है जो किसका उत्सर्जन करेंगे, अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया का, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, ठीक है, या सभी, ठीक है। तो अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या करेगा, अमोनिया का उत्सर्जन करेगा। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, ठीक है, जो यूरियोटेलिक प्राणी है वो कौन है, स्तनधारी। कौन से है, स्तनधारी जो होते हैं वो किसका करते हैं, यूरियोटेलिक, यानी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये किसका करेंगे, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया क्या होता है, ये उत्सर्जी अंग होता है। तो ये किसका उत्सर्जी अंग है, कॉकरोच का, कछुए का, पक्षी का, या प्लेटी एलिमेंटस का। तो ये किसका है, कैचुए का, ठीक है। प्लेटी एलिमेंट्स का होती है ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका। प्लेटी एलिमेंट्स में जिसको बोलते हैं अपन कैपवर्म, ठीक है, फीता कर्मी, इसमें जीव होते हैं, फीते जैसा आकार होता है, फीता कर्मी होते हैं, कर्मी, ठीक है, फीता कर्मी होते हैं। और एस के एलिमेंटीज, एस के जिसको निमेटोड भी बोला जाता है, और निमेटोड, इनके अंदर जो होती है वो रेनेट सेल होती है, रेनेट कोशिकाएं होती है, ये उत्सर्जी अंग करते हैं, ठीक है। एस के एलिमेंटीज में कौन करते हैं, रेनेट सेल करते हैं। और प्लेटी एलिमेंटीज में कौन सी होती है, ज्वाला कोशिकाएं होती है, ठीक है। और मेल पिगी नलिका, मेल पिगी नलिकाएं होती है, ये होती है आर्थोपोरा में। कीट आते हैं ना, जितने भी कीट होते हैं आर्थोपोरा के अंदर, ठीक है, इसमें सारे जो कीट आते हैं वो सब इसमें आएंगे, कीड़े मकोड़े जो भी है, उसके अंदर कौन सा होता है, ये जो है मेलपिगी नलिका होती है, ठीक है। और कई मोनोसंघ भी निकाय जाए, मेटानेफ्रिक, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया तो आगे, नेफ्रीडिया किसमें होता है, इसके अंदर, इसके अंदर, केचुए के अंदर, ठीक है। और बोजेनेस आ जाता है, बोजेनेस, बोजेनस, ठीक है। और ये जिसको कैबर सेल भी बोलते हैं, कैबर, ठीक है, ये जो होता है वो आपको मिलेगा मोलास्का में, ठीक है, जिसमें पाइला वगैरह आता है, पाइला मतलब शंख, शंख वगैरह जो होते हैं जीव, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे, ऑक्टोपस वगैरह। मूत्र में नेफ्रॉन द्वारा जल अवशोषण को कौन सा हार्मोन करता है, एडीएस, पिटेसिन, वेसोप्रेसिन, या सभी, ये सभी आएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही है, तीनों कैसे एक ही है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आ जाए तो ध्यान रखना, लगभग यही आएंगे, एडीएस आएगा या वेसोप्रिन आएगा, पिटेशन नहीं आएगा। रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, यूरिक अम्ल की, तो यूरेमिया कहलाते हैं, यूरी पतली कहलाती है, ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, ग्लाइकोजन कहलाती है। थोड़ा ये हो गया, ये 2 नंबर, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर है क्या, गाउट। तो यूरिक अम्ल बढ़ जाता है तो उसको गाउट होती है, ठीक है। और यूरेमिया, यूरेमिया में यूरिया बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, यूरिया ज्यादा हो जाता है बॉडी में। तो ग्लाइकोसूरिया में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और पतली तो वही कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, ग्लूकोज की मात्रा ग्लाइकोसूरिया, यूरेमिया, यूरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, गाउट में यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल मात्रा बढ़ जाती है,
ये बढ़ जाते हैं, तो गाउट होता है। ठीक है, शरीर में सामान्य सतह से उत्सर्जन करता है, सतह से कौन करता है, सतह से करता है कौन, प्रोटोजोआ। सरीसृप पक्षी स्तनधारी नहीं करते, कौन करता है, प्रोटोजोआ जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। मेंढक में क्रियात्मक उत्सर्जन अंग जो होगा, मेंढक अभी बताया था कौन सा होगा, देखो प्रोनेफ्रिक तो किसके अंदर होता है, वो टेडपोल में, टेडपोल में। ठीक है, टेडपोल जो होता है वो लार्वा है, लार्वे के अंदर होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, मेटानेफ्रिक जो होता है वो स्तनधारियों में होता है, तो कौन सा होता है, मीजोनेफ्रिक। कौन सा होता है, मीजो। सरीसृप कीट में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, सरीसृप हुए कीट हुए उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो जिसमें जल की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, और ये कैसे बीट के रूप में करते हैं, जैसे पक्षी बीट करते हैं ना। ठीक है, तो पेस्ट के जैसा जो निकलता है वो होता है यूरिक अम्ल में, किसका करते हैं, यूरिक अम्ल। ठीक है, पेस्ट जैसा, पेस्ट जैसा उत्सर्जन। जल की आवश्यकता कम होती है, जल की आवश्यकता कम होती है, कम होती है। किस हार्मोन की कमी से मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो अभी बताया था किस हार्मोन की कमी से, एडीएस। मनुष्य में उत्सर्जी अंग है, ये बार बार आ गया। ठीक है, कौन सा है, सभी है। एक वयस्क व्यक्ति द्वारा 24 घंटे में कितनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितने, ये कई बार पूछा भी गया है। 3 लीटर प्रतिदिन कितनी मात्रा में वो मूत्र का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, 3 लीटर, 4 लीटर, ठीक है, 1 लीटर या 1.5, तो याद रखना 1.5। ठीक है, 1.5 लीटर लगभग प्रतिदिन जो है व्यक्ति उत्सर्जन करता है। मानव जो है अस्मरी पथरी जिसे बोलते हैं अपन, स्टोन बोलते हैं। ठीक है, में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा होता है, यूरिक अम्ल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है, या कैल्शियम सल्फेट होता है, तो अभी बताया था कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। ठीक है, जो पथरी होती है उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। मनुष्य में रुधिर कहाँ पे क्षमता है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था रुधिर जो होता है वो एक इधर से धमनी आई, ठीक है, जिसको बोलेंगे अभिवाही। ठीक है, जाती है वो अपवाही। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। अब यहां से ब्लड जो होगा वो छन के किसमें आ जाएगा, इसको, और इसको बोला जाता है क्या, बोमन संपुट बोला जाता है। ठीक है, तो छन के किसमें आता है, बोमन संपुट में आता है, किसमें आता है, बोमन संपुट में आता है। तो ये थे अपने इससे उत्सर्जन से संबंधित एमसीक्यू। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मेरा आशा है कि आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका आंसर उधर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।